बच्चों हम लोग मैथमेटिकल टूल का लेक्चर 3 पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था अपना अलजेब्रा। पार्ट 2 पढ़ लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पार्ट 3 जो था वो ट्रिग्नोमेट्री था। तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये तीनों के तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग पार्ट 4 मैथमेटिकल टूल का। पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल का अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रल कैलकुलस। दो पार्ट में बटा, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब पार्ट 4 बेसिकली हम लोग कैलकुलस ही करेंगे और ये कैलकुलस दो पार्ट में बटेगा अपना। एक होगा डिफरेंशियल और एक होगा इंटीग्रल। तो मैथमेटिकल टूल का एक डिफरेंशियल पार्ट पढ़ना है और एक इंटीग्रल पार्ट पढ़ना है, और ओवरऑल अपने को बोले तो कैलकुलस अगला पढ़ना है मैथमेटिकल टूल में। ये सेकंड लास्ट होगा मैथमेटिकल टूल का एक तरीके से बोले तो कैलकुलस वाला जो पार्ट है, कैलकुलस वाले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन क्या है इसकी बात करें तो फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो फंक्शन को कर सकते हैं, फंक्शन इज अ रूल ऑफ relationship between the variables. Function, it is a rule of relationship between the variables. एक रूल है वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप का जिसे फंक्शन कहते हैं। बोले तो इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप between the variables is called function. फंक्शन यह है, फंक्शन जैसे दो वेरिएबल के बीच एक रिलेशन स्टेबलाइज करने का जो रूल है, जो रिलेशन है। दरअसल जैसे हम बोले कि एक फंक्शन जैसे बोले आपका इंटरेस्ट, आप बैंक में पैसा जमा करो, बैंक में पैसा जमा करो तो यहाँ पे बैंक में आप जानते हो बैंक में इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम के साथ बढ़ने से किस प्रकार इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, ये जो रूल है, ये बैंक का अलग अलग रूल रहेगा। वो जो रूल है ना उसी को फंक्शन कहते हैं। जैसे आपको आप जानते हो कि समय के साथ, जैसे मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल यह है कि हम बोले कि यहाँ ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे एक पार्टिकल चल रहा है और ये पोजीशन रोड पे जैसे रास्ते में लिखा रहता है ना, पोजीशन डिस्टेंस मेजर पोजीशन लिखा रहता है। ये x इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पे मार्क किया गया है, ये x इक्वल टू 5 मीटर है, ये x इक्वल टू 10 मीटर है, ये x इक्वल टू 15 मीटर है। ये रास्ते में ऐसे मार्किंग किया गया है अप टू इंफिनिटी तक, ऐसे है रास्ता पूरा। एक पार्टिकल है जो कि 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा? 2 मीटर। तो इसका पोजीशन x बराबर 2 हो जाएगा। 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर। तो किसी समय पे, किसी t टाइम में कितना आगे बढ़ जाएगा? टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ जाएगा? 2 इंटू टी। ये टी बराबर 0 पे यहां से चला, समय 0 पे चला, तो समय टी बराबर टी पर इसका x कितना होगा? तो आप बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा? ये जो x है 2t, मतलब इसको x में बोलो तो x की वैल्यू कितना होगा? तो x इक्वल टू जो आप लिखोगे ये दूरी, तो आप बोलोगे x इक्वल टू अपना होगा जो डिस्टेंस है
वो 2t होगा। तो यहां पे अब ये अगर ये पार्टिकल अगर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो समय के साथ इसका पोजीशन x, जैसे यहां से डिस्टेंस है, समय के साथ जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। वो समय दो वेरिएबल हो गए ना, एक तो डिस्टेंस हो गया और एक आपका ये टाइम। ये दोनों वेरिएबल के बीच किस प्रकार का रिलेशन है, किस तरह दोनों जुड़े हैं, ये किस तरह से जुड़े हैं, इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन यहां पे क्या होगा कि ये जो टाइम है, टाइम पे एक्स डिपेंड कर रहा है। ये दोनों के बीच जो रिलेशन रूल है, रूल क्या है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स मिल जाएगा। यही रूल हो गया ना, मैथमेटिक्स में देखा जाए तो ये रूल बन गया कि समय को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सेकंड पे कहां पे होगा, उससे कहां पर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 मीटर दूरी पे होगा। तो ये जो रूल है इसी को फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा फंक्शन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक्स और वाई टी दो प्रकार के फंक्शन वेरिएबल्स आए। तो इसमें दो प्रकार के वेरिएबल है। इट इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन विच वन इज इंडिपेंडेंट and another one is dependent variable। दो प्रकार के वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये जैसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। वेरिएबल दरअसल दो प्रकार के होते हैं। वेरिएबल की बात किया जाए तो जो हम लोगों ने बात की है फंक्शन में, फंक्शन एक रूल है, इसमें वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। रिलेशनशिप स्टेबलाइज करोगे दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों कौन कौन से वेरिएबल हैं, तो दरअसल दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इस केस में आपको पूछा जाए कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप स्वाभाविक सी बात बता सकते हो कि यहां पे तो एक्स समय पे निर्भर कर रहा है। समय जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां डिपेंडेंट कौन है, एक्स। यहां पे डिपेंडेंट कौन है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मतलब मान लो अगर हम आपको बोले कि आपके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो एक फंक्शन है, इसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल मैं y बोल दूं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैं x कॉल कर रहा हूं, तो फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये जो f है इसी को फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन या फिर इसी को ऑपरेटर भी बोल दो, या इसी को आप कहोगे ये रूल ऑफ रिलेशनशिप। ये क्या है, रूल ऑफ रिलेशनशिप। ये किसी भी तरह से आप बोल सकते हो। तो जैसे यहां पे पर्टिकुलरली आप बोले तो फंक्शन क्या है, रूल क्या है, दो से गुणा करना, ये रूल बन गया दोनों के बीच। तो इसको हम क्या कैसे कॉल करेंगे, क्या बोलेंगे, इसको समझो। जैसे कि हम यहां पे आपका ये फंक्शन है, तो इसको बोलेंगे y। अब देखो y जो डिपेंडेंट होता है, जैसे यहां x था, जिस पर डिपेंड करता है वो, जैसे यहां पे t था और यहां पे x मैं बोल रहा हूं,
तो इसको मैं पढ़ने के लिए पढ़ूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे बोलूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे मतलब इनपुट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक तरीके से बोले तो इनपुट हो गया, इनपुट ये फंक्शन से जो निकल के आएगा रूल, यहां पे रूल लिखेंगे, आउटपुट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, इनपुट एक्स दिया, जैसे एक रूल बन गया कि भाई इनपुट आप दोगे, उसमें रूल लिखेंगे क्या करना है इनपुट के साथ। इनपुट के साथ अगर मान लो आपने रूल लिख दिया कि रूल ऐसा है कि इनपुट को x से मल्टीप्लाई करना है, इनपुट तो x है, ये इनपुट को एक बार और इनपुट से ही मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो इनपुट का, तो इनपुट अगर x दोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इनपुट यदि x है तो उसको बोला जाएगा कि चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आउटपुट 5x आ जाएगा y इक्वल टू। तो ये रूल है अपना, ठीक है ना, ये रूल आपको बनता है। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें जो टर्मिनोलॉजी अपने को समझ में आना चाहिए फंक्शन में। जैसे फंक्शन की बात किया जाए तो फंक्शन आपको एक आध दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हम बताएं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरह से। जैसे इंटरेस्ट है बच्चों, तो इंटरेस्ट की बात करें कि बैंक में आपका पैसा रखा है तो वो इंटरेस्ट जो है, जैसे इंटरेस्ट ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम डिपेंडेंट। तो हम इंटरेस्ट जो है, पहले एक कुछ एग्जांपल दे रहे हैं फंक्शन के प्रैक्टिकल आपको, तो यहां पे बोल सकते हैं इंटरेस्ट आई जो है समय पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे बैंक में ज्यादा समय तक के लिए जमा करो तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, कम समय तक के लिए तो ये इंटरेस्ट कितना मिलना है ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे। तो हम लिखेंगे I इज अ फंक्शन ऑफ टी, इंटरेस्ट I इज अ फंक्शन ऑफ टी। जैसे अब ये किस तरह डिपेंड कर रहा है, I टी पे डिपेंड कर रहा है, वो किस तरह डिपेंड करता है, कितना मिलने वाला है, वही इंटरेस्ट अपना बोला जाएगा। जैसे रूल क्या है, रूल आपका एफ टी, आई टी पे डिपेंडेंट है, यहां से मतलब जैसे ऐसा ही बोल दे चलो, I इक्वल टू एफ टी। अब कैसे डिपेंड कर रहा है कि ये बोला जाए कि भाई आपका जितना समय बीतेगा उतना आपका इंटरेस्ट कुछ भी डिपेंड करता रहेगा, मूलधन के 0.2% मिलेगा, 1% मिलेगा, वो एक अलग रूल है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको पता होगा कि समय आप हाइट पे जैसे ऊंचाई पे जाते हो तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है। तो मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर is dependent on height। तो ऊपर जैसे आप जाते हो तो ऊपर जाने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, तो जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करने वाला होता है, जिस पे डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहां पे कौन डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करने वाला है प्रेशर, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, एच पे, ये दोनों वेरिएबल। तो हम बोलेंगे प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ एच, प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ एच, हम ऐसे बोलेंगे। तो ये रूल किस तरह डिपेंड कर रहा है, देखो एक तो बात होती है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सीधा सीधा ऐसे लिखा जाता है कि, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका y इक्वल टू एफ एच लिख सकता हूं। और किस तरह डिपेंड कर रहा है तो वो दिया जाना चाहिए, वो किस तरह, वो तो मैथमेटिक्स का काम है, वो पता हो तो लिख दो किस तरह डिपेंड कर रहा है। मान लो कुछ भी लिख दो आप यार, लिख दो प्रेशर इक्वल टू T⁻³ ऐसे डिपेंड कर रहा है हाइट के साथ, इस तरह डिपेंड कर रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं इस तरह हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं फंक्शन लिखने का तरीका अपने को, जो डिपेंड करता है
वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिस पर डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है ना बच्चों, तो हमें लग रहा है ये कुछ एग्जांपल है जिससे कि आप समझ जाओगे कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये रहा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंट्रोडक्शन और फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग कुछ की वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे आप क्या पढ़ोगे इसको, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे मैं बोलूं z इक्वल टू एफ टी, तो इसे क्या पढ़ोगे, z इज अ फंक्शन ऑफ t। अब जरूरी नहीं फंक्शन को f ही डिनोट करें, कुछ भी डिनोट कर सकते हो आप। जैसे p इक्वल टू जी टी लिख दूं, तो g नहीं पढ़ने f, अच्छा फंक्शन का मतलब बिल्कुल नहीं ये f से मतलब फंक्शन होता है, इसको फंक्शन बोल देंगे, फंक्शन किसी को भी बोल देंगे। ये कंफ्यूज मत होना कि f लिखा है तभी फंक्शन में बोल रहा हूँ, फंक्शन सभी को बोलेंगे। p इज अ फंक्शन ऑफ t, मैं ऐसे लिख दूं m इक्वल टू एफ ऑफ n, तो m इज अ फंक्शन ऑफ n, कुछ भी बोल सकते हो, बोलने का तरीका अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी को भी बोल सकते हो, वो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है, वो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड कर सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चले, मान लो ये फंक्शन है और आपका आउटपुट और इनपुट आपको पता होगा कि क्या होगा। अब ये रूल के कौन से रूल के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा है, तो रूल दिया रहेगा। मान लो एक एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है, कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। और बेटा एक जरूरी बात कि जरूरी नहीं है कि ये एफ एक्स दिया हो, कई बार ऐसा भी लिख सकता है, या फिर इसी को ऐसे लिख दे y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इसका भी मतलब आप एफ एक्स न भी दिया हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि y तो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी आप इसको एफ एक्स लिख सकते हो, फंक्शन ही तो है। अगर इस पूरे को हटा दे तो क्या y x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो y इक्वल टू एफ एक्स तो मैं लिख ही सकता हूं, और वो किस तरह डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये अपने को समझ में आ गया। अब आपको वैल्यू का मतलब समझो, वैल्यू का मतलब जैसे इसका मतलब देखो कि एफ एक्स इक्वल टू आपने बोला, जैसे मान लो रूल आपका फंक्शन का क्या है, आपका रूल यह है एक्स स्क्वायर, आप इनपुट x दे रहे हो, आउटपुट आपको y मिल रहा है। अगर इनपुट की वैल्यू 1 रख दो तो आउटपुट कितना मिलेगा, x की जगह जहां x है वहां 1 रखो, x की जगह 1 रखो, तभी तो x की जगह 1 रखो, यहाँ पे जहां 1 दिख रहा है वहां x रख दो, तो x की जगह 1 रखोगे तो 2 3 2 5 या 9, आउटपुट कितना मिल जाएगा 9। मैं कहूँ x की जगह 0 रख दोगे तो कितना मिलेगा, तो x की जगह 0 रख दोगे तो कितना मिलेगा, y की जगह 4 मिलेगा। x 0 रखोगे तो y मिलेगा 4। अगर x की जगह -1 रख दोगे तो क्या मिलेगा, तो x की जगह -1 रखो, तो x जहां है f ऑफ -1 x की जगह -1 रख दो, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4, जहां जहां x दिख रहा है सब जगह -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 -3 प्लस 4 6 3 आ गया। ये वैल्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट जाएगा। ये क्या है, ये 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वैल्यू ऑफ f1। ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, इसको क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -1। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -1, इस तरह आप बोलोगे। ठीक है, ये रहा कुछ फंक्शन के बारे में चर्चा, छोटी मोटी चर्चा जो हम लोग फंक्शन के बारे में सिंपली चर्चा करते हैं।
तो आपको मान लो एग्जांपल दिया है, कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4 y इक्वल टू fx। चलो आसानी लेते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3x प्लस 4, फाइंड f2 f0 f of fx f of f2 f of f1 f of fx। ये सारी वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू हम लोग चलो देखते हैं क्या आएगा। ये मुझे बताओ f2 का मतलब क्या हुआ। fx फंक्शन आपका दिया हुआ है, fx फंक्शन दिया है 3x प्लस 4। 2 का मतलब क्या हुआ कि जहां x दिख रहा है वहां 2 रख दूं। हाँ बिल्कुल, तो x की जगह 2 रख दो। तो 2 रख दोगे तो जहां x दिख रहा है हर जगह 2 रख दो, ईमानदारी से रखो, 2 रख दो। तो 6 4 10 आ गया। ये क्या बोला है f0, x जहां दिख रहा है वहां 0 रख दो। 0 रख दोगे तो 3 इंटू 0 4। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है, f ऑफ f2। भाई साहब बहुत ध्यान से देखना है, जहां x होता था वहां पे आज खुद f2 है। क्या है f2, वहां f नहीं रखना है, वहां x नहीं रखना है। मतलब f2 बोले तो f2 की वैल्यू क्या है, f2 अपने आप में वेरिएबल है। तो f2 की वैल्यू तो देखो ये है पहले से, अगर बाई चांस यहां पे निकल गया है, अगर नहीं निकला होता तो पहले f2 निकालते और f2 की वैल्यू यहां पुट करते। तो यहां पे बाई चांस f2 का मतलब हुआ 10, तो f ऑफ 10 निकालना है। तो ये दोनों एक ही चीज लिखा है, इसका मतलब f2 की वैल्यू रखो तो f10। अब x की जगह 10 रख दो। अब तो अपने को पता है 3 इंटू 10 प्लस 4, तो ये 30 और 34 आ जाएगा। अगला पार्ट देखो क्या है, अगला पार्ट थोड़ा गंभीर है। f ऑफ अंदर से एकदम तोड़ते हुए आते हैं हम लोग, नियम यह है 1। तो सबसे पहले एकदम अंदर देखो, एकदम अंदर की वैल्यू देखो क्या रखना है f1। सबसे पहले एकदम अंदर की बात करो, एकदम अंदर जो है वो लिखा है f1। तो हमें f1 पहले निकाल ले, पहले देख लो f1 कितना है। तो 1 की वैल्यू, फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकाल लो। पहले f1 की वैल्यू निकालो। f1 की वैल्यू कितनी है, 1 पे वैल्यू देखो, x की जगह 1 रखो। 3 इंटू 1 प्लस 4 7। उसके बाद में क्या चाहिए, f ऑफ f1 चाहिए। तो f1 की वैल्यू 7 रख दोगे तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना बन गया, f ऑफ f7। f इसकी जगह 7 रख दे, f7। हमें मतलब ये सिंप्लीफाई होके ये, अब अपने को f7 चाहिए तो f7 निकालो पहले। f7 तो निकाल ही लोगे, f7 कितना आएगा 7 रख दो। 3 इंटू 7 प्लस 4, तो 7 25। अब देखो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, तो जहां f7 लिखा है वहां पे मैं 25 रख सकता हूं, f ऑफ 25। अब ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है, 25 रखना है x की जगह, जहां x था वहां 25 रखना है। तो 3 इंटू 7 25 प्लस 4 79 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप सभी को कि ये कैसे सिंप्लीफाई करना है। आसान है, बहुत टफ नहीं है, बस एकदम ईमानदारी से दिमाग को यूज करते चलना है। जैसे f ऑफ fx निकालना है, f ऑफ fx। तो बेटा इस बार कुछ ज्यादा
करना नहीं है, जहां x होता था वहां क्या रख दूं, fx। जैसे ये आप लिखते हो ना 3x+4 दिया है ना, तो जहां पे x था, x की जगह क्या रख दो, fx। तो जहां x था वहां fx रख दो, जहां जहां x दिख रहा है वहां fx रख दो, रख दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां x था वहां fx रख दिया। अब fx की वैल्यू कितना है, fx की वैल्यू तो यही है ना, रख दे यहां पे, तो 3 इंटू एफ एक्स की जगह 3x+4 रख दे, +4, तो 9x+12+4, तो 9x+16 आ गया ये, ठीक है ना। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है, ये आ गया फंक्शन की वैल्यू। ऐसे फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप ईमानदारी से मुझे लग रहा है कर पाएंगे, इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं और उठाता हूं, बस इसके बाद मुझे लग रहा है आप लोग कल पाएंगे। जैसे मान लो दिया है बेटा, इफ fx इज इक्वल टू x+1/x+2, फाइंड f2 f4/f5 f of fx। fx के f1 बोल दो, f of fx। चलो इतने क्वेश्चन अपने को बताने हैं, चलो इतने सॉल्व करते हैं, बस ये आखिरी एग्जांपल से अपने को समझ में आ जाएगा पूरा पूरा एकदम। fx आपको कितना दिया है, fx देखो तो x+1/x+2 दिया है। अब पहले क्वेश्चन को, पहले पार्ट को देखो तो x की जगह क्या रखना है, x की जगह अपने को रखना है सीधा सीधा 2। x की जगह अगर 2 पुट कर रहे हो तो x की जगह 2 पुट करने पे क्या होगा, x की जगह 2 पुट कर रहे हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा, तो वो x की जगह 2 रख दो, f of 2 पहला पार्ट, तो x की जगह 2 रख दो, 2 + 1/2 + 2 3/4। पहले पार्ट का क्वेश्चन हो गया ये। अगला पूछा है f4/f5, तो अब एक बार में नहीं निकाल पाओगे ना, f4 अलग सॉल्व करो, f5 अलग सॉल्व करके डिवाइड कर दो। तो देखो f4 पहले निकालो, f4 कितना आएगा, f4 आ जाएगा, x की जगह 4 रख दो, तो 4 + 1 4 + 2 5/6, f5 भी निकाल लो, 5 + 1/5 + 2 6/7। अब डिवाइड कर दो, f4/f5, f4 की वैल्यू 5/6/6/7, 35/36, ये f4/f5 हो गया। अगला पार्ट देखो क्या पूछा है आपका, अगला पार्ट पूछा है f of f1। f of f1 तो आपको ये पता है, f of f1 का मतलब पहले मुझे f1 पता कर ले, तो f1 बताओ यहाँ पे f1 की वैल्यू कितना है, तो f1 निकाल लो पहले। f1 की वैल्यू 1 + 1/1 + 2 2/3। अब f1 की वैल्यू यहां रख दो, तो f of 2/3 हो गया, 2/3, x की जगह 2/3 रख दो, तो 2/3 + 1/2/3 + 2 5/3 6 8/3 5/8। ये देखो अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया ज्यादातर पार्ट का। ये आखिरी पार्ट देता है, एकदम आसान है, बहुत आसान है, बस वैल्यू रखना है। आखिरी पार्ट में देखो क्या करना है, f जहां दिख रहा है, इस बार देखो तो x की जगह हमें निकालना है f of fx। तो जहां x होता था वहां पूरा पूरा fx रखा गया है, अब तो रख दो, जहां x है वहां fx रख दो, तो fx + 1/fx + 2। x की वैल्यू पूरा पूरा, fx की वैल्यू तो ये पूरा रख सकते हैं, x + 1/x + 2 + 1/x, fx की यहां भी वैल्यू x + 1/x + 2 + 2
अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, एलसीएम लोगों, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन नीचे का सिंप्लीफिकेशन करोगे x प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2, ये इससे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन नीचे आ जाएगा 3x प्लस 5। ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाने के बाद हम लोग धीरे धीरे थोड़ा और आगे टॉपिक में पढ़ते हैं, चेंज की बात करते हैं। चेंज क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो चेंज क्या होता है, चेंज दरअसल समझो कि मैं बोलूं अगर x इक्वल टू 1 मैं रख दूं, x1 की वैल्यू 1 रख दूं, उसको x1 बोल रहा हूं, तो आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, y1 मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 है। x इनपुट की जगह x2 की वैल्यू 2 रखूं तो करस्पॉन्डिंग y2 मिलेगा 4। x की जगह मैं x2 की जगह x3 3 रखूं तो y2 करस्पॉन्डिंग मिलेगा y3 की वैल्यू 9। अच्छा चलो एक दो ही एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे इनपुट अगर आपने क्या दिया 1 तो आउटपुट 1 मिला, इनपुट अगर आपने 2 दिया तो आउटपुट 4 मिला। तो देखो बच्चों कि इनपुट आपने कितना चेंज किया, जो इसे देखो चेंज कितने का हुआ। हम पूछे इधर इनपुट आपने कितना चेंज किया, चेंज इन x ये कितना हुआ। तो जैसे चेंज इन x की बात होगी, किसी भी क्वांटिटी में चेंज को सिंपली कैसे पढ़ते हैं, सिंबल क्या है चेंज लिखने का, किसी भी क्वांटिटी में चेंज लिखने का सिंबल होता है डेल्टा x। इससे पढ़ते हैं चेंज इन x, डेल्टा x की वैल्यू मतलब चेंज से, चेंज इन x वो कितना है यहाँ पे देखो 1 का, चेंज कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं बोलूं चेंज इन y, चेंज इन y इसे बोलोगे आप क्या डेल्टा y बोलते हो आप। तो यहां डेल्टा y की वैल्यू कितना है 3। तो ये सिंपल चेंज है। चेंज का मतलब क्या हुआ, ये चेंज x में इतना हुआ तो उसके करेस्पॉन्डिंग चेंज उसी फंक्शन में उसके करेस्पॉन्डिंग चेंज y में कितना हुआ, सीधा सीधा 3। तो मैं पूछूं रिलेटिव चेंज क्या होगा, रिलेटिव चेंज डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसे बोलते हैं रिलेटिव चेंज, या फिर इसको बोलते हैं चेंज, इसको रिलेटिव चेंज या फिर बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज दरअसल नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ एवरेज रेट ऑफ चेंज बोल सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन y का विथ रेस्पेक्ट टू x रिलेटिव चेंज, ठीक है ना। जैसे यहां पे 3/2 आया तो सिंपल चेंज, कोई भी चेंज तो किसी को भी आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। ये सिंपल चेंज हुआ। ये चेंज के बाद जैसे मैं बात करूं कि अगर चेंज आपका बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, जैसे मैं कहूं कि चेंज जैसे 1, चेंज तो कुछ भी हो सकता है ना, चेंज आपका 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आप बोल सकते हो चेंज। तो जैसे y इक्वल टू एफ एक्स आपका दिया है एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं बोलूं एट x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू y इक्वल टू f1, इसकी वैल्यू कितना हो रहा है 1,
एट x इक्वल टू 1.0000000 अनंत टाइम 0 1, तो y में क्या आएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट रख के सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो y भी जो होगा वो 1 से 1 पे तो 1 था, 1 ये लगभग 1 ही है ना, 1 से थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आउटपुट भी जो होगा 1 से थोड़ा सा चेंज होगा, वेरी स्मॉल चेंज। क्या इस बार देखो तो चेंज बहुत छोटा सा होगा, ये जो चेंज है ये चेंज कितने का है, इस चेंज को आप सिंपल नहीं लिख सकते हो, लिखने लायक नहीं है हम लोग, तो इस चेंज को जो बहुत छोटा सा होता है, एकदम बहुत छोटा सा होता है, इस चेंज को बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज। इसको क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं डिफरेंशियल चेंज या एलिमेंटल चेंज। या फिर इसी को बोलते हैं एलिमेंटल चेंज। एलिमेंटल चेंज, एलिमेंटल चेंज को हम लोग सिंपली डी, जैसे डेल्टा से बोलते हैं, चेंज को क्या बोलते हो आप, चेंज को सिंपली बोलते हो, चेंज इज सिंपली डेल्टा, और एलिमेंटल चेंज मतलब बहुत एलिमेंटल चेंज मतलब वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल। ऐसे चेंज को आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो, याद रखना। सिंपल कोई भी चेंज हो तो उसको डेल्टा बोलते हैं, और एलिमेंटल चेंज के लिए स्मॉल डी बोलते हैं। तो यहां पे आप बोलो क्या लिखोगे, जैसे वहां एक्स किसमें चेंज, इसे डिफरेंशियल चेंज बोलते हैं, याद रखने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है ना। एक सिंबल है कि चूंकि ऐसे चेंज को तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते हो, ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज। तो मैं पूछूं यहां पे चेंज इन एक्स, तो क्या लिखोगे, यहां लिखोगे dx, जैसे डेल्टा एक्स लिखते थे, आप क्या लिखोगे dx। यहां मैं पूछूं चेंज इन y, तो यहां आप बोलोगे dy। ये चेंज इन x कितना है dx, चेंज इन y क्या है dy। अब रेट ऑफ चेंज मैं पूछूं, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, तो ये dy बाई dx होगा। बोलो भाई, कोई कष्ट किसी को इसमें, यहां तक मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई कष्ट होना चाहिए। सिंपल चेंज को हम लोग बोलते हैं, चेंज दो प्रकार के, एक कोई भी नॉर्मल चेंज डेल्टा से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर चेंज इतना छोटा हो कि उसको लिखा ना जा सके, बहुत छोटा चेंज हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी पढ़ाई हमें इसी की करनी है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो दरअसल इसी टर्मिनोलॉजी का y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो दरअसल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ये भी है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और dy बाई dx अगर बहुत छोटा होगा, इसे भी क्या कहते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि जैसे ये दोनों क्या बताते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हैं दोनों, ये दोनों क्या क्या बताते हैं। ये भी रेट ऑफ चेंज है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, तो दोनों का अपना अपना महत्व, थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, दोनों में अंतर भी समझ लेते हैं। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हुए हम दोनों का मतलब समझ लेते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, डी वाई बाई
dx क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे मान लो मैं बोलूँ, एक एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, वही वाला एक कार था जो कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये x बराबर 0 है, आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो मैं पूछूं ऐसे किसी भी समय पे, किसी भी टाइम पे, ये t बराबर 0 पे यहाँ पे है, किसी भी समय पे मान लो ये कार यहाँ पे पहुंचा, सोचिएगा। तो मैं पूछूं x इक्वल टू किसी भी टाइम पे कितना होगा, t बराबर t पर किसी टाइम पे, 2 सेकंड में चलेगा 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, t टाइम में 5t, इतना दूर पे होगा। ये दूरी कितना होगा 5t, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि जैसे x के चेंज होने का रेट क्या है, किस रेट से x बदल रहा है, तो आपको पूछूं कि मैं पूछूं कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ in x, rate of change of x with respect to time, तो ये आप कहोगे कि ये तो दोनों ही लिखा जा सकता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है और dy बाई, ये तो नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, दोनों ही लिखा जा सकता है। तो दोनों लिखा जा सकता है, तो मैं आपको बोलूं कि इसमें देखिएगा, अगर आपको मैं बोलूं कि किसी भी इंस्टेंट, मान लीजिए 2 इंस्टेंट 5 सेकेंड में, मुझे बताओ रेट इन फर्स्ट 5 सेकेंड इन टी, कोई भी एक इंटरवल दे दो 1 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में, बताओ मुझे रेट, फाइंड रेट इन, ये जो रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दोनों ही हो सकता है, ये तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी हो सकता है और डी एक्स बाई डी टी भी हो सकता है। ये दोनों क्या क्या बताते हैं जरा सोचो। तो कोई भी एक जनरल इंटरवल टाइम का रख दे, तो कोई भी जनरल टाइम का इंटरवल अगर रख दोगे तो डेल्टा एक्स, अच्छा तो एट टी इक्वल टू 6 एक्स बराबर 30 मीटर, एट टी इक्वल टू 1 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो देखो, तो चेंज इन टाइम, इसमें टाइम में कितना चेंज हुआ, जिसे डेल्टा टी बोलोगे, सिंपल चेंज है, लिख पा रहे हो तो डेल्टा टी बोलो। चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है 25 मीटर, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो 5 मीटर प्रति सेकेंड लिख रहे हो, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। इस चेंज को बोलते हैं कि इंटरवल में जो चेंज होता है उसका नाम होता है एवरेज चेंज, एवरेज रेट, इसको एक नाम दिया जाता है एवरेज रेट। और अगर मैं बोलूं कि मुझे इसी क्वेश्चन को बोलूं कि फाइंड रेट, इसी रेट को बिटवीन, इंटरवल जो है देखो ऐसे रख दूं 1 to 1.000000001। अब आप बताओ इंटरवल कितना है, इन बहुत बार जीरो लिखा है, इनफाइनाइट टाइम्स जीरो, तो दिस इन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए उसे dt बोलोगे, इसलिए उसको क्या बोलोगे, सिंपली चेंज इन एक्स, चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम dt बोलोगे। तो करेस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स कितना होगा, तो कुछ एक्स में भी चेंज होगा ना,
तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, उसे नहीं पता तो dx मान लो, तो यहां रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज, तो यहां भी रेट ऑफ चेंज dx बाई dt। अब ये dx बाई dt फिर से आ गया, देखो डेल्टा x बाई डेल्टा t एक चेंज बताता है, ये चेंज होता है एवरेज चेंज, ये रेट चेंज होता है, ये इंस्टेंटेनियस चेंज, इनका नाम एक दिया गया स्पेशल। इसको अब ये कैसे निकालते हैं, इसका रूल आगे पूरा पढ़ना ही है। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये dx बाई dt का मतलब डेल्टा x बाई डेल्टा t का मतलब समझ में आना चाहिए आप सभी को। तो एक तरीके से हम पहला तो सिग्निफिकेंस दोनों में समझा दिए कि डेल्टा x बाई डेल्टा t किसी भी टाइम इंटरवल के लिए है, लेकिन dx बाई dt एक तरीके से बोले तो 1 और 1.00001, तो एक इंस्टेंट पे है क्या, वो इंटरवल ही इतना छोटा है कि उस इंस्टेंट पे हो गया, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया ना। तो रेट चेंज बेसिकली दो प्रकार के होंगे, एक होता है एवरेज रेट चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट चेंज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बोल देंगे, या और यहां पे क्या हो जाएंगे dx बाई dt बोल देंगे। अगर यहां पे क्या होगा x इक्वल टू एफ टी, फंक्शन अगर ऐसा दिया हो तब यहां पे क्या है, ये तब के लिए इफ मतलब टाइम पे डिपेंडेंट हो तब dx बाई dt, ठीक है ना। पहला तो दोनों में समझ में आना चाहिए अंतर। ये एक इंटरवल में this is used if time interval is given। ये क्या है, ये कब यूज करोगे, मतलब रेट एट पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम इंटरवल ही, अगर मैं एग्जांपल ले दे दूं टाइम इंटरवल ऐसा दे दूं, या फिर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यही तो इसका मतलब हुआ। अगर मैं टाइम इंटरवल दे दूं 1 से लेके 1.0000001 सेकेंड, तो क्या ये एक तरीके से बोल सकता है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ही बात हो रही है ना। इसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं होगा, एक पूरा इंस्टेंट होगा, एक इंटरवल होगा, ठीक है ना। दो प्रकार के रेट चेंज होते हैं, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। ये इंस्टेंटेनियस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हम बात करते हैं ये इसका dy बाई dx, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोलते हो, नाम है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को और बोलते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसका नोटेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या है बच्चों, तो अगर इफ y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है तो इसका नोटेशन समझो, आप dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हो, या फिर आप एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, या फिर आप y डैश भी बोल सकते हो, या फिर
डी ऑफ एफ एक्स बाई डी टी भी बोल सकते हो। ये चारों नाम से आप पुकार सकते हो। इसको बोल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स। बोलने का तरीका डी वाई बाई डी एक्स। एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स, वाई प्राइम, सब एक ही चीज है। डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहा है, ये लिखा रहा है, सबका मतलब एक ही है। इसी को अपने को पढ़ना है, इसी डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। ठीक है ना? कैसे? अभी तक हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं। डेरिवेटिव में रेट चेंज जैसे समझे कि ये बताता क्या है, ये बताता है रेट चेंज। y किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट x के बदलने पे। ठीक है ना? तो ये रेट चेंज बताता है। पहली बात तो इतना समझ में आ गया। अब बच्चों रेट चेंज समझ में आ जाने के बाद हम लोग बात करें आगे। तो रेट चेंज के बाद हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जैसे बात करें तो रेट चेंज हो जाने के बाद जैसे आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझा दें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रेट चेंज का क्या है, मतलब डेरिवेटिव का। तो मान लो ये फंक्शन है आपका, ध्यान समझिएगा। ये पॉइंट x इक्वल टू x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन पे वैल्यू जो है y इक्वल टू y1 है। ये पॉइंट x इक्वल टू x2 है और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन पे वैल्यू है y इक्वल टू y2। तो ये जो ये पॉइंट ए बी है, ए बी लाइन ए बी को आपको वो क्या बोलते हो, सीकेंट। इसको हम कहते हैं सीकेंट। अब जैसे जैसे आपका बी आपका ए के पास पहुंचेगा, यहां पे बताओ डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स ये होगा x2 माइनस x1। इसके करस्पॉन्डिंग ये डेल्टा एक्स हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू बोलो डेल्टा वाई हो गया। डेल्टा एक्स की स्लोप ऑफ सीकेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में पड़े हो, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, देखो ये अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा ही होगा एक तरीके से देखो तो स्लोप कितना होगा, तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये स्लोप हो गया सीकेंट का। और अगर मैं कहूं कि जैसे आपका एज बी अप्रोचेज ए, मतलब बी जैसे जैसे ए की तरफ आता जाएगा तो देखो क्या होगा। अगर बी ए की तरफ आता जाएगा तो क्या होगा, ये सीकेंट कहते हैं, ये तो थोड़ा समझ में आता ही है अपने को। अगर जब बी ए की तरफ बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, तो ग्राफ से मेरा समझो कि ये ए था, ये बी था, ये ऐसा बना। अब जब बी मान लो यहां से थोड़ा यहां आ जाए, B1 यहां बोल दें, तो आपका लाइन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां पे पहुंचो B डैश, आपका लाइन देखो ऐसा बनेगा। और आप समझ में आ रहा हो जैसे जैसे ये ए के पास पहुंच रहे हो, x1 के पास पहुंच रहे हो, ऐसा। और एकदम पास पहुंच जाओ, एकदम आते आते एकदम पास। When separation between A and B is very very small, से उसको बोल दो dx। इतना सेपरेशन, जब बहुत छोटे सेपरेशन को क्या बोलते हो, dx। तो क्या A और B टेक्निकली, मैं बना भले अलग दूर दूर रहा हूं, ये दूर दूर दिखा भले रहा हूं A और B, जैसे मतलब ये
मान लो ए है, बी भले यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दरअसल ये एकदम पास अगर हो जाएंगे ए और बी के, तो क्या ऐसा लाइन बन जाएगा क्या, वो कर्व जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। तो इस समय ये क्या बन गया, टेंजेंट। ये लाइन क्या बन जाएगा, कर्व पे टेंजेंट। और ये जो बी था ये एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन डी एक्स हो जाएगा और ये करेस्पॉन्डिंग सेपरेशन डी वाई हो जाएगा। तो जो स्लोप था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो सीकेंड था ना यही चीज, सीकेंड में ये डी एक्स बहुत कम हो गया, तो सीकेंड का स्लोप कितना था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था। अब यहां पे क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बन गया। ये सीकेंड किस में बदल गया, टेंजेंट में, सीकेंड बदल गया अपना टेंजेंट में। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट जो बदल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं टेंजेंट। पर दरअसल डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में अंतर समझ लो। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप ऑफ सीकेंट है और डी वाई बाई डी एक्स है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। दोनों में अंतर यही है बस, ठीक है ना, दोनों में अंतर समझ लेना कि जैसे आपको समझा दे तो ये कोई दो पॉइंट है, ये x1 ये x2, ये करेस्पॉन्डिंग y1, ये करेस्पॉन्डिंग y2, ये डेल्टा x, ये डेल्टा y। तो सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट ये होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ सीकेंट को, और जबकि डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डी वाई बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, ए पॉइंट पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये थीटा है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, वो पॉइंट है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट